Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also I have qualified CSI and JRA with All India Rank 103. आज से हम बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला जो मैंने चैप्टर शुरू करने का सोचा वो था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और तो उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करने की। सेल असल में किस किस दौर से गुजरी है, किस किस ने इसको खोजने में अपना योगदान दिया है, तो इन सब के बारे में हम कुछ एक महापुरुष थे जिनका मेजरली कंट्रीब्यूशन रहा है इन द डिस्कवरी ऑफ सेल and the different theories and hypotheses they have given for the cell। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नाम आता है सेल का। जब भी शब्द आए तो और हिस्ट्री आए, रॉबर्ट हुक सबसे पहले क्लिक करता है। क्यों? क्योंकि वाकई सबसे पहले उन्होंने ही फर्स्ट डाले थे इन द डिस्कवरी ऑफ सेल में। रॉबर्ट हुक खुद एक ब्रिटिशर थे। ब्रिटिशर होने के साथ साथ ये एक फिजिसिस्ट भी थे, मतलब ये फिजिक्स के आदमी थे, बायोलॉजी के नहीं थे। ठीक है, कमाल की बात है। मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा था जब मुझे पता, क्योंकि ये तो पता चल गया था कि सेल इन्होंने खोजी है, लेकिन ये फिजिक्स को बिलोंग करते रादर देन बायोलॉजी। ये थोड़ा सा मुझे बहुत क्लिक किया था कि वाह, खैर गुड थिंग। मल्टीटास्क करते, सब जगह कोशिश करते थे, जानने की नॉलेज है भाई, सब जैसे लेना चाहिए। तो रॉबर्ट हुक असल में एक ब्रिटिशर फिजिसिस्ट थे एंड ही वाज लाइक उन्हें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने का बड़ा मजा आता था। एंड बिकॉज माइक्रोस्कोप वगैरह में अपना फिजिक्स लगा के एनी हाउ उसमें मॉडिफाई करके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इनफैक्ट इन्होंने एक बड़ा मॉडिफाई किया उस टाइम में जबकि रिसोर्सेज की कमी थी, और उसको एक बहुत ही अच्छा स्वरूप देके तमाम इन्होंने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक और फाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। और एक और खास बात थी, जो भी ऑब्जर्व करते थे ना अंडर माइक्रोस्कोप, ये उसका हाथ से डायग्राम ड्रॉ करते थे कि उस टाइम में इतने एडवांस तो थी नहीं टेक्नोलॉजी की क्लिक कर पाए कैमरा वगैरह से। और तो ये हाथ से जो भी ऑब्जर्व करते थे ड्रॉ करते थे और उसको पब्लिश करते थे, मतलब कि साइंटिफिक कम्युनिटी में ये पब्लिश करते थे। और पब्लिशर हाउस जो होता था वहाँ का, बिकॉज ब्रिटिशर का ही, लंदन का ही एक द रॉयल सोसाइटी में अपनी किताब इन्होंने लिखी है माइक्रोग्राफिया, उसमें ये जो भी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते थे उसमें ये अपना छापते रहते थे, चाहे वो माइक्रोस्कोप बनाए या कुछ और स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें किसी भी नेचुरल क्रिएचर के सरफेस पे, तो ये सब उसको देखते रहते थे। तो इंसेक्ट्स देखते 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 ना सन 1665 में 1665 में जब उनके और भाई बंधु हमारे देश में आके राज करने की कोशिश कर रहे थे ना, इन दैट टाइम में ये इन्हें अपना साइंस से मतलब था। इनको ये नहीं था कि इंडिया पे जाए कब्जा करना, ये अपना साइंस में लगे हुए थे। तो 1665 में इन्होंने क्या किया, एक कॉर्क उठाया। ठीक है, कॉर्क की एक स्लाइस की, कॉर्क जानते ही होंगे आप लोग, क्या बॉटल की कैपिंग में काम आता है, एक वुडन का ही बनता है एक प्रकार से देखा जाए तो उसकी स्लाइस की, और उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा ना तो उन्होंने पाया कि कुछ अगैन मैंने तो बहुत अजीब सा डायग्राम बनाया, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। और ये कंपार्टमेंट डिफरेंट, ऐसा लग रहा है बहुत सारे कंपार्टमेंट ना आपस में फ्यूज्ड है एंड दे आर पोरस टू। और देखने में ऐसा लग रहा है दे आर कंपार्टमेंट लाइक कि जैसे कोई मॉन्क का एक रूम हो। मॉन्क का रूम की तुलना इसलिए की क्योंकि मॉन्क के रूम बहुत सिंपल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसमें कोई और ज्यादा ऐसे खांचे टाइप नहीं होते, सिंपल चार दीवारी एक होती है। मॉन्क के रूम को आप समझ लीजिए, मॉन्क यानी भिक्षु, उसके रूम से इन्होंने तुलना करी। ठीक है, और साथ ही साथ कहा कि ये हनीकॉम जैसा भी लग रहा है, अगर देखा जाए तो ये हनीकॉम टाइप का भी, क्योंकि पोरस है तो हनीकॉम जैसा भी लग रहा है। तो इंडिविजुअल कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम दिया सेल। तो अगर क्वेश्चन आता है हु कॉइंड द टर्म सेल, ही वाज रॉबर्ट हुक हु कॉइंड दिस टर्म इन दिस ईयर। ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग अ कॉर्क स्लाइस। तो अल्टीमेटली जब ये इन्होंने खोज करी, क्योंकि अभी तक 1665 तक किसी और ने भी, इन्होंने क्लेम भी किया उस किताब में कि भाई मैंने, आई एम द फर्स्ट वन हु हैव डिस्कवर्ड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मुझसे पहले किसी ने नहीं किया। ये भी लाइन इन्होंने बाकायदा लिखी है उस किताब में, अगर आपको मिल जाए गूगल पे तो जरूर आप लोग पढ़िएगा। तो ये शब्द भी थे इनके, क्योंकि ही वॉज डैम कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम दैट आई एम द वन, आई एम द फर्स्ट वन जिसने कि ये स्ट्रक्चर देखा है। ये शब्द भी है, तो ये थे ही, स्वाभाविक है। फिर कुछ सालों बाद एक और इंसान थे, डच पर्सन थे, जो कि आए थे आपके नीदरलैंड हॉलैंड से। वो भी माइक्रोग्राफिया वगैरह उन्होंने पढ़ी, लंदन आए और बड़ा इन्फ्लुएंस हुए कि अरे वाह भाई वाह, बहुत सही खोज है। फिर वो असल में माइक्रोस्कोपिस्ट थे,
और भी उनको एक एडवांटेज था कि वो खुद एक माइक्रोस्कोपिस्ट थे एंड ही हैव डेवलप्ड अराउंड, जैसे कि लिटरेचर में लिखा हुआ है, 500 टाइप ऑफ उन्होंने माइक्रोस्कोप की डेवलप करने की कोशिश की है। एंड तो अब माइक्रोस्कोपिस्ट थे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी मॉडिफाई करना माइक्रोस्कोप को, कि टू ऑब्जर्व द मिनी क्रिएचर्स, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक वाटर सैंपल लिया, रैंडम कहीं से वाटर सैंपल लिया, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व जैसे ही किया, उन्होंने पाया कि इट्स अ काइंड ऑफ लिविंग सेल दैट टू इज मूविंग कंडीशन में, मूव कर रहा था। वो असल में क्या था, वो क्रिएचर, इट वॉज अ बैक्टीरिया। और फिर जब बैक्टीरिया उन्होंने खोज लिया ना, बैक्टीरिया खोजने के बाद तो फिर उन्होंने प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ब्लड सेल्स, यानी कितने कितने इस तरह के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखना शुरू कर दिया। एंड ही वाज, मतलब उनको एक लिटरेचर में ये भी लिखा है कि उन्हें ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ना बड़ी जानने की क्यूरियोसिटी रहती थी, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी सारी डिस्कवरीज करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से सर एंटोनियो ऑन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इन फाइंडिंग्स को इन्होंने भी अपना द रॉयल सोसाइटी में पब्लिश किया। ठीक है, नाउ जब ये दो चीजें आ गई, अब सेल की पुष्टि हो गई कि हाँ भैया सेल कुछ है, डेड हो या लिविंग हो, ये सेल होती है। ठीक है, बैक्टीरिया फॉर्म में, अब आरबीसी ब्लड सेल वगैरह भी की, तो ह्यूमन बीइंग में तो ये सेल तो कुछ ना कुछ तो है भाई, ये तो पता चल गया। अब ये डिस्कवरी बेसिकली फाउंडेशन बनी हमारी सेल थ्योरी की। असल में क्या था, 1838 में देयर वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट सर मैथियास श्लीडन, ये अपना प्लांट्स पे भी काम कर रहे थे, प्लांट्स की स्लाइड्स बना के ये अपना माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते रहते थे। इन्होंने क्या किया, सन 1838 में ही ऑब्जर्व अ फ्यू, मतलब स्लाइड्स बना के प्लांट्स की इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। ये जैसे ही इन्होंने देखा, इनको भी लगा कि अरे ये तो जो प्लांट है कि ये जो मैंने काटा है स्लाइड, उसको वो भी एक तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ एक ग्रुप है ऑफ सेल्स का। सो इन्होंने कहा कि भैया ऑल द प्लांट्स, और इस तरह से उन्होंने और भी प्लांट, ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स पे। तो इन्होंने ये कहा कि भाई सारे के सारे जितने भी प्लांट है ना, ये आपका कुछ एक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स है, उससे बनते हैं, एंड दीज सेल्स अल्टीमेटली फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। एक साल बाद ही एक ब्रिटिश के एक और जूलॉजिस्ट थे सर थियोडोर श्वान, 1839 में। इन्होंने ये जूलॉजिस्ट थे तो स्वाभाविक है एनिमल्स के टिश्यूज वगैरह को ये ऑब्जर्व कर रहे थे। इन्होंने कहा कि भाई एनिमल्स भी इसी तरह से बनते हैं, वो भी अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, मतलब सेल्स मिलके एक टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं दैट अल्टीमेटली फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। और साथ साथ इनको लगा कि चल प्लांट पे भी देख लेते, तो प्लांट्स भी इन्होंने देख मारे। तो इन्होंने भी हाइपोथेसिस दी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स दैट अल्टीमेटली फॉर्म टिश्यू एंड देन एन ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी। अब इन दोनों की हाइपोथेसिस सुनने के बाद, मतलब कि ये दोनों एक उस पे आए कि चलो एक सेल थ्योरी निकालते हैं, ये दोनों मिले, कहते हैं कि चल तेरी फाइंडिंग प्लांट पे है, मेरी फाइंडिंग प्लांट और एनिमल दोनों पे, हम एक सेल थ्योरी देते हैं। सेल थ्योरी उस टाइम तक जब इन्होंने रिलीज की थी, इट वाज ओनली, सेल थ्योरी में दो मेजर पॉइंट थी। एक तो ये कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा ये कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू, सो द सेल कैन बी सेड कि ये भाई बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब तक पिक्चर में ना एक और महत्वपूर्ण इंसान थे, रुडोल्फ वर्कू। उसका नाम मैंने नहीं लिखा, चलिए कहाँ लिखूं, मुझे जगह भी नहीं दिख रही है। एनीवेज यहाँ लिख देती हूँ, रुडोल्फ वर्कू। ये आए ही पिक्चर में बहुत लेट थे क्योंकि 1855। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक पॉइंट जो यहाँ सेल थ्योरी में मिसिंग था, इन्होंने कहा कि भाई सेल ठीक है, सेल से बनती है, बड़ी सेल आती कहाँ से। इन्होंने कहा एवरी सेल दैट इज प्रेजेंट एट दिस टाइम वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। ठीक है, हर सेल अपनी पिछली सेल से ही बनी है, डिवाइड होती है और वो एक नई सेल बना लेती है। तो इसको इन्होंने एक अपने लातिनी भाषा में इन्होंने नाम दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ई सेलुला, इन्होंने ये एक मंत्र टाइप का था वो दे दिया इन्होंने, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। दैट मींस एवरी सेल एक्चुअली डिवाइड एंड देन इट फॉर्म अ न्यू सेल। ठीक है, इन्होंने ये वाली बात कही जो कि इस थ्योरी में फर्दर ऐड हो गई।
सो दिस इज हाउ सेल थ्योरी बनी या सामने आई हमारे, और कैसे सेल का डिस्कवरी हुई। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने वो फेस किया अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो ये था कि भाई मेनली इनसे रिलेटेड था मैथियास श्रीडन proposed that every plant is formed with the cell or formed with different kind of cell. This is his option में था hypothesis, theory, observation and then D was कुछ और ही था। anyways तो मैंने थ्योरी पे फटाफट से क्लिक कर दिया। आप लोगों को भी लग रहा हो थ्योरी तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट इट वाज हाइपोथेसिस। आंसर इसका हाइपोथेसिस था, क्योंकि ऐसा इसलिए देखिए, क्योंकि देखिए हाइपोथेसिस और थ्योरी में अंतर यही होता है, हाइपोथेसिस इज अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, जबकि थ्योरी जो होता है वो कई सारे ऑब्जर्वेशन से मिलके एक आपके सामने लिखित फॉर्म में आता है कोई भी, ठीक है। तो वो हाइपोथेसिस केवल एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है और थ्योरी जो है वो कई सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो आप लोग के सामने अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो हड़बड़ाहट में ना थ्योरी को क्लिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर श्रीडन एंड श्वान ने ना अपने वो दी थी, हाइपोथेसिस दी थी, जिसको कि अल्टीमेटली थ्योरी में कन्वर्ट किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड द हिस्ट्री रिलेटेड टू इट। आगे के हम अब जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और बॉटनी का और भी दिलचस्प चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं। ओके, बाय बाय।